नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्राकृतिक मैप को। इससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट इंडिया के डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारी मैपिंग की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम पूरी इंडिया के अलग अलग पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये फिनिश हो जाने के बाद हम फिर वर्ल्ड मैपिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे नदी तंत्र के बारे में। तो नदी तंत्र की बात करें तो बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं। ये मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसमें बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं। और नदियों में यहाँ पे देखें तो सबसे जो प्रमुख नदी है तो ये हमारी महानदी है। प्रमुख नदी है हमारी महानदी। महानदी की बात करते हैं तो महानदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। ये छत्तीसगढ़ है हमारा और यहीं से, यहाँ के रायपुर से इसका उद्गम होता है महानदी का। और इसका जो विलय हो जाता है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर होता है। कहाँ पे होता है? ये देखिए इधर ये जा रही है, ये हमारा महानदी नदी तंत्र है। और ये कहाँ पे अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर ये महानदी आ रही है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना, ये इसका मुहाना है, अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, महानदी का मुहाना है ये। और ये कहाँ है? ये नदी आ रही है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये हो गई हमारी प्रमुख नदी है ये महानदी। और इसी पे बना है हमारा ये यहाँ पे हीराकुंड जलाशय या हीराकुंड बांध परियोजना भी इसी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम अगली जो हमारी नदी है उसकी बात करते हैं। कौन सी हमारी मुख्य नदी है? एक यहाँ पे गोदावरी नदी भी बहती है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी के बारे में जान लेते हैं। गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इसमें हमारा महाराष्ट्र वाला पार्ट है। तो ये महाराष्ट्र से निकलती है हमारी गोदावरी नदी। और ये महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है? नासिक से। और बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में जाकर गिरती है। कहाँ ये बहती हुई जाती है और आंध्र प्रदेश की साइड बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, इसको हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला जो हमारी नदी तंत्र है उसकी बात करें तो यहाँ पे हमारी एक नर्मदा नदी, वो भी प्रमुख नदी है। ये नर्मदा नदी है हमारी। नर्मदा नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी हमारी निकलती है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। कौन सी? हमारी नर्मदा नदी। तो ये भी हमारी एक प्रमुख नदी है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वेनगंगा है और ये बुन्ना है, वर्धा है, पूर्णा है और अंधारी है। ठीक है, सेवनाथ है, सौदुरय है, पैरी है, जोंक है। महानदी को हम डिस्कस कर चुके हैं। हसदो है। और सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी के बारे में सब लोग जानते हैं सोन नदी को। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी की बात करते हैं। ये हमारी प्रमुख नदी है और ये सहायक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है। और ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलकर और ये कहाँ गिरती है? अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना तो नहीं बनाती है, सहायक नदी है। और ये मिल जाती है गंगा, बिहार में जाकर। बिहार का जो पटना नामक स्थान है, जो कि राजधानी है बिहार की, वहाँ पे ये मिल जाती है। किसमें? गंगा में मिल जाती है हमारी सोन नदी। ठीक है, ये सोन नदी है और ये यहाँ से जाके ऐसे ये सोन नदी, ये सोन नदी है ये वाली, ऐसे ये, और ये इधर जाके मिल जाती है गंगा में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सोन नदी। इसके बाद अगली जो हमारी नदी है, यहाँ पे हमारी एक नदी और पाई जाती है, चंबल नदी। चंबल नदी की अगर बात करते हैं तो ये महू मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका उद्गम होता है महू, महू नामक स्थान से, मध्य प्रदेश से। और ये यमुना में, उत्तर प्रदेश यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में यमुना में जाकर मिल जाती है। ये आ रही है हमारी यमुना नदी, ये यहाँ पे यमुना नदी, और यहाँ पे ये चंबल इधर से जाके मिल जाती है। तो ये है हमारी मुख्य नदी। ये भी हमारी सहायक नदी, एक तरह से गंगा की एक यमुना में मिल जाती है और ये सहायक नदी है। इसके बाद बात करते हैं अगली जो हमारी नदी है,
यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो मुख्य नदियाँ थी, महानदी है जो मुख्य नदी है हमारी, चंबल है, और सोन नदी को हमने डिस्कस किया, यहाँ पे गोदावरी नदी को भी देखा हमने, नर्मदा नदी के बारे में जाना। तो ये हमारी मुख्य नदियाँ थीं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इनका उद्गम स्थान पूछा जाता है और ये किसकी सहायक नदियाँ ये पूछा जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है यहाँ पे पाई जाने वाली पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे पाई जाने वाली पहाड़ियाँ या चोटियाँ। चूंकि आप देख पा रहे हैं ये जो मैदान है ये हमारा क्या है, गंगा का मैदान है। यहाँ पे गंगा नदी अपना तंत्र बनाती है, ये उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन है ये इस तरह से ये घूम के आ रही है। ये लाइन कैसी है, ये हमारी ये वाला पार्ट उत्तर प्रदेश का है और ये नीचे का क्या है, एमपी वाला पार्ट है। ये आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ है और इधर ये पश्चिम बंगाल आ जाता है, यहाँ से ऐसे ये पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है और यहाँ पे ये झारखंड है और ये उड़ीसा, ये एमपी के नीचे और सारे। तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट है। आपका छत्तीसगढ़ ये हो गया, उसके बाद उड़ीसा ये है, पश्चिम बंगाल हो गया ये, इधर ये उत्तर प्रदेश हो गया और ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। तो ये इतने जो है हमारे स्टेट हैं, इनका ये मैप है। यहाँ पे ये जो उत्तर प्रदेश वाला मैदान है, ये उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है, यहाँ पे क्या है, ये इसमें हमारा गंगा और यमुना नदी तंत्र है। तो यहाँ पे कैसा मैदानी भाग पाया जाता है। और इसके बाद ही उत्तर प्रदेश के बाद जब मध्य प्रदेश में हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे पठारी क्षेत्र आ जाता है और उसी पठारी क्षेत्र में हमारी बहुत सारी क्या पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो उन पहाड़ियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी पहाड़ियाँ और किस किस स्थान पर पाई जाती हैं, कौन कौन से हमारे प्रदेश में पाई जाती हैं। तो अलग अलग प्रदेश में पाई जाने वाली पहाड़ियों को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड की। तो ये हमारा झारखंड है और झारखंड में हमारा रांची का पठार, अगर रांची की बात करें, रांची का पठार कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार भी झारखंड में ही पाया जाता है। हजारीबाग का पठार ये भी हमारा झारखंड में पाया जाता है। और क्या पाया जाता है झारखंड में, तो झारखंड में हमारा ये मैथल जलाशय करके है, मैथल जलाशय ये भी हमारा झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर पाया जाता है। कहाँ पे, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर पाया जाता है। और यहीं से एक नदी और बहती है, ये हमारी यहाँ पे बहती है दामोदर नदी। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण नदी है, दामोदर नदी बहती है। और इसी नदी पे क्या बना हुआ है, दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी हुई है, जो कि हमारी विद्युत उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तिलैया जलाशय, तिलैया जलाशय ये हमारा कहाँ स्थित है, झारखंड में ही स्थित है। तिलैया जलाशय कहाँ, झारखंड में स्थित है। तो ये झारखंड के हो गए पठार हो गए, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार, ये तीनों पठार झारखंड में पाए जाते हैं। तिलैया जलाशय झारखंड में पाया जाता है और मैथल जलाशय भी ये हमारा पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर पाया जाता है। इधर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारी ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी, ये हमारी राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ ये भी कहाँ स्थित हैं, ये हमारे झारखंड वाले पार्ट में ही स्थित हैं। कहाँ पे, झारखंड वाले पार्ट में ही हमारी राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो मैप है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये इस तरह से, कुछ इस तरह से ये जो सीमा आ रही है बनके, ये हमारी मध्य प्रदेश की सीमा है और ये बीच में हमारा क्या है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी हमारी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रेणी है वो है विंध्य पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है विंध्य पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ये हमारा मालवा का पठार है और ये हमारा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसके बाद ये हमारी जो सबसे मुख्य पर्वत श्रेणी है वो है विंध्य पर्वत श्रेणी और ये विंध्य पर्वत श्रेणी ये भी हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारी चोटियाँ आती हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ पे पाया जाता है आपका भंडेर पठार, भंडेर का पठार पाया जाता है। कैमूर की पहाड़ियाँ ये भी हमारी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। रेवा नामक यहाँ पे ये स्थान है। ठीक है, यहाँ से पास से ही सोन नदी निकलती है और ये महानदी भी यहीं पे बहती है। इसके बाद बात करते हैं बिंद ढाल की। ठीक है, ये हमारा बिंद ढाल है, ये बिंद ढाल है और यहाँ पे ये हमारी केन नदी बहती है। कौन सी, ये बिंद ढाल है और यहाँ पे ये केन नदी बहती है। यहीं पे पास में हमारा क्या, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो पठार पाया जाता है वो हमारा यहीं पे स्थित है। वारनेर की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ, ये वारनेर की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ये वारनेर की पहाड़ियाँ भी कहाँ पाई जाती हैं, ये भी हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। जबलपुर नामक स्थान भी मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इसके जस्ट नीचे ही विंध्य पर्वत श्रेणी के नीचे ही हमारी कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी हमारे विंध्य पर्वत श्रेणी के नीचे ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है।
और इसी में हमारी महादेव की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसमें एक चोटी है जिसे धूपगढ़ नाम से जानते हैं और ये 1350 मीटर ऊंची है। बैतुल पठार भी यहीं पे पाया जाता है। ठीक है। माविलगढ़ पहाड़ियाँ ये संयुक्त रूप से पाई जाती हैं आपकी मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र वाले पार्ट में भी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के पार्ट में पाई जाती हैं आपकी कौन सी, ये माविलगढ़ की पहाड़ियाँ। उसके बाद इधर देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ की साइड। तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ये संयुक्त रूप से इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। और यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है, यहीं से नदियाँ निकलती हैं। तो अमरकंटक की पहाड़ी से हमारी जो नदी निकलती हैं, कौन सी निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। ठीक है, सोन नदी हमारी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। और महानदी वो रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। ठीक है, तो ये जो महानदी है हमारी ये रायपुर से निकलती है। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और इसकी ऊंचाई कितनी है अमरकंटक की, 1057 मीटर ऊंचाई है। यहाँ पर एक चोटी और पाई जाती है, बहमनगढ़ की चोटी 1124 मीटर ऊंची है। और ये जो मैकाल पर्वत श्रेणी है ये खुद 1124 मीटर ऊंची है। यहाँ पे नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी भी निकलती है। इसके बाद ये बघेलखंड का जो पठार है इसका भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा क्या है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वैसे मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका कहाँ पाया जाता है, ये एमपी वाले पार्ट में मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। इसके बाद सोनकर पहाड़ियाँ, जो सोनकर की पहाड़ियाँ हैं ये हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सोनकर की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं एग्जाम में, पूछ लेते हैं, याद रखेंगे। कैमूर की पहाड़ियाँ भी आपकी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। और वारनेर की पर्वत श्रेणी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद हम झारखंड को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ को डिस्कस करेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में जो है मैलन पहाड़ियाँ, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं मैलन पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पूर्णतः छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती हैं। ये अंबिकापुर एक जगह है, यहाँ पे देवगढ़ नामक चोटी है छत्तीसगढ़ में आपकी, और ये 1030 मीटर ऊंची है। ये अभी चोटियाँ हमने डिस्कस की, कौन सी, अमरकंटक और बहमनगढ़, ये हमारी छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती हैं। कोरबा नामक स्थान भी छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे हमारा एक क्या है, जलाशय पाया जाता है, कुरुंग जलाशय। ये कुरुंग जलाशय भी हमारा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इसको आप देख सकते हैं, ये है कुरुंग जलाशय और ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे टंडुला तालाब है जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन सा तालाब, टंडुला तालाब भी हमारा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। मारमसिली जलाशय भी, मारमसिली जलाशय कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। और यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ भी बहती हैं, शिवनाथ ये नदी है, ठीक है, सौदुर और पैरी, जोंक, ये इस तरह की छोटी छोटी नदियाँ भी यहाँ पे बहती हैं। और महानदी भी छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, तो ये थी छत्तीसगढ़ के बारे में जाना। और इनकी जो संयुक्त पहाड़ियाँ हैं, ये मैकाल पर्वत श्रेणी, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ भी कहाँ पाई जाती हैं, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा भी कहाँ, झारखंड में भी पाया जाता है। और ये कैसा है, एकदम से पठारी क्षेत्र है, और यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारी हिमालय पर्वत से नीची हैं, मतलब इनकी जो ऊंचाई है उतनी नहीं है, यहाँ पे नीची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। उड़ीसा वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, उड़ीसा में क्या पाया जाता है, पहाड़ियों को देखेंगे। पहले तो हम देख चुके हैं, यहाँ पे महानदी को देख चुके हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ भी हैं यहाँ पे। पहाड़ियों को देखेंगे, ये है गड़जात पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये उड़ीसा में पाई जाती हैं, उड़ीसा राज्य में हमारे। उसके बाद यहाँ पे टिकरपाड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है, कौन सी, टिकरपाड़ा पर्वत श्रेणी, ये हमारी उड़ीसा में पाई जाती है। अस्सिया पहाड़ियाँ कटक के पास में स्थित है, और ये हमारे कहाँ पाई जाती हैं, ये भी उड़ीसा में पाई जाती है। भुवनेश्वर नामक स्थान कहाँ है, उड़ीसा में ही स्थित है। उसके बाद नयागढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं, नयागढ़ की पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं, ये हमारी उड़ीसा में ही स्थित हैं, कहाँ पे, उड़ीसा में। और नीमगिरी पर्वत, ठीक है, नीमगिरी पर्वत चोटी जो है वो 1515 मीटर ऊंची है, और ये उड़ीसा राज्य में ही पाई जाती है। दूसरी एक चोटी और है सिंगराजू चोटी, ये भी हमारी 1516 मीटर ऊंची है, ये भी हमारी उड़ीसा में ही पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, मतलब चोटी, वो भी हमारी कहाँ है, उड़ीसा में पाई जाती है। और यहाँ पे ये हमारी देवड़ी मुंडा नामक चोटी 1598 मीटर ऊंची है, और ये भी हमारी कहाँ पाई जाती है, हमारी उड़ीसा राज्य में ही पाई जाती है।
इसके बाद जलाशय की बात करते हैं तो यहाँ पे बालीमल जलाशय पाया जाता है। बालीमल के बाद यहाँ पे सोलामल जलाशय पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे दुर्दमा जलप्रपात स्थित है और ऊपरी कोलाब जलाशय भी पाया जाता है। तो यहाँ पे ये लाइन से पाए जाते हैं, याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। ऊपरी कोलाब जलाशय, दुर्दमा जलप्रपात और सोलामुल जलाशय और बालीमल जलाशय। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये उड़ीसा राज्य में ही पाए जाते हैं। इसके बाद यहीं उड़ीसा के जस्ट नीचे ये यहाँ पर आपका पार्ट है आंध्र प्रदेश वाला। आंध्र प्रदेश को वैसे तो हम दूसरे मैप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हमारा अलायकोड़ा की ये पहाड़ी है और ये 1197 मीटर ऊंची है। और यहाँ पे ये क्या है, पूर्वी सिरकास। ठीक है, पूर्वी सिरकार्स ये एक चोटी की तरह है और ये यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, पूर्वी सिरकार्स। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है इधर तेलंगाना वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ पे कहाँ पे हमारा झारखंड छत्तीसगढ़ के नीचे ये हमारा तेलंगाना का पार्ट आ जाता है, इधर एमपी के नीचे। और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र में भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वैसे तो महाराष्ट्र को अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम मुख्य रूप से 3 ही स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को। लेकिन देख लेते हैं जो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं। अजंता की पर्वत श्रेणी ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। निर्मल पर्वत श्रेणी भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। और सतमाला पहाड़ियाँ ये भी हमारी मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। पूर्णा नदी महाराष्ट्र में बहती है। पूस, पेनगंगा और दुधना गोदावरी नदी ये हमारी महाराष्ट्र में बहने वाली कुछ नदियाँ हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, इनको देखा हमने। पठारी क्षेत्र जो भी हमारे पठार थे उनको भी देखा हमने और अलग अलग स्टेट को डिस्कस किया, उनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है ये जो आज हमने जो पार्ट डिस्कस किया है ये कैसा है, ये हमारा पठारी क्षेत्र है। इसमें अधिकतर जो पार्ट है वो हमारा पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र में आप जानते हैं पठारी क्षेत्र में कैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे लाल मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी की बात करें तो ये पूरे भारत में कैसी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 18.6% पाई जाती है। और लाल मिट्टी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लोहा, एल्युमिनियम और चूने का अंश अधिक पाया जाता है। लाल मिट्टी होती है उसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूने का अंश कैसा अधिक पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है अधिकतर, ये वैसे तो राजस्थान में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पे, यहाँ पे ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और मिर्जापुर सोनभद्र जो नामक स्थान है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे पाई जाती हैं। और कुछ हिस्सों में झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पे हमारी कौन सी मुख्यतः लाल मिट्टी उपस्थित रहती है, पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद काली मिट्टी की बात करो, काली मिट्टी भी हमारी कहाँ पाई जाती है, पठारी क्षेत्र में ही काली मिट्टी भी पाई जाती है। इसमें पैदावार किसकी अच्छी होती है, काली मिट्टी किसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, ये हमारी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और ये जो है हमारा पठारी क्षेत्र पूरा, यहाँ पे काली मिट्टी की उपलब्धता भी पाई जाती है। लाल मिट्टी भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो बुंदेलखंड का पार्ट है या फिर ये हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन सब जगहों पे यहाँ पे ये लाल मिट्टी का विस्तार है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे पठारी क्षेत्र है और यहाँ पे रेडनेस थोड़ी ज़्यादा है। खैर उससे मतलब नहीं है, वो मैं एक मजाकिया बात है। वैसे यहाँ पे आपकी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है आपका, उसमें हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान के कुछ हिस्सों में यहाँ पे क्या है, इस काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और ये इस मिट्टी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ये जो हमारा पार्ट है मध्य प्रदेश वाला, ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट है जो ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। तो कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं मध्य प्रदेश में है, एक तवा परियोजना है जो कि तवा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, कौन सी, तवा परियोजना है, तवा नदी पर अवस्थित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर अवस्थित है। कौन सी, सोन नदी पर अवस्थित है बाण सागर परियोजना। बारगी परियोजना ये बारगी नदी पर अवस्थित है। नर्मदा सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और इंदिरा सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर स्थित है। गांधी सागर परियोजना की बात करें तो ये चंबल नदी पर अवस्थित है। और माहेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है। एक और परियोजना मध्य प्रदेश में पाई जाती है जो कि पेंच परियोजना है और ये पेंच नदी पर अवस्थित है। तो ये कुछ परियोजनाएं थी जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने झारखंड की, तो झारखंड में भी कुछ परियोजनाएं पाई जाती हैं। दामोदर
घाटी परियोजना पाई जाती है, मयूराक्षी परियोजना पाई जाती है। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी नदी पर अवस्थित है, और स्वर्णरेखा परियोजना ये स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है, और ये कहाँ, झारखंड की परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा वाला जो पार्ट है हमारा, उड़ीसा राज्य है, इसमें भी हमारी कुछ परियोजनाएं पाई जाती हैं। उड़ीसा में हमारी जल विद्युत परियोजना हीराकुंड परियोजना पाई जाती है। कौन सी, हीराकुंड परियोजना पाई जाती है। ये हीराकुंड जलाशय स्थित है यहाँ पे, इसी वाले पार्ट में हमारी हीराकुंड परियोजना पाई जाती है, और ये महानदी पर अवस्थित है। बाली मेला परियोजना ये सेमरू नदी पर अवस्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर बात कर दें तो आंध्र प्रदेश में हमारा कौन कौन सी परियोजनाएं पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं में लोअर एवं अपर सेमरू परियोजना स्थित है, मंचकुंड परियोजना स्थित है। लोअर और अपर सेमरू परियोजना ये सेमरू नदी पर अवस्थित है, मंचकुंड परियोजना ये मंचकुंड नदी पर अवस्थित है, पोचम पात परियोजना ये गोदावरी नदी पर अवस्थित है, और निजाम सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर अवस्थित है। तो ये कुछ नदी परियोजनाएं थी जो जल विद्युत से संबंधित थी, और ये नदियों से संबंधित थी, तो इसे हमें जानना जरूरी था। तो आज हमने डिस्कस किया इस मैप को। इसी तरह के मैपिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस सीरीज़ को पूरा देखें, क्योंकि मैपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो एग्जाम्स का ट्रेंड है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैपिंग से अधिक पूछे जाते हैं, और मैप क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैप क्लियर होने से आप कॉन्सेप्ट बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।